सो वी वर डिस्कसिंग एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स, जिसमें से अगर हम यूज़ के आधार पर देखें तो तीन जो है हमने डिस्कस किए हैं कैटेगरीज। एक इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स, जिसमें हम इंडिविजुअली फील्ड ट्रिप करते हैं या फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, या टेलीफोन या मेल के थ्रू करते हैं, लेटर्स के थ्रू करते हैं, दैट इज इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। और दूसरा ग्रुप मेथड हमने पढ़ा था, तीसरा मास कॉन्टैक्ट मेथड पढ़ा था। तो ग्रुप मेथड में स्मॉल ग्रुप्स और लार्ज ग्रुप, ये दो चीजें और आज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इन डिटेल। तो इन ब्रीफ पहले एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं, कि अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू यूज, है ना, हमने जो डिस्कस किया। इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड्स होते हैं, राइट, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड्स होते हैं। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। मान लीजिए हम कोई भी एग्जाम्पल दे दें और आपसे पूछें कि बताइए ये कौन सा मेथड है, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड है कि ग्रुप मेथड है कि मास और कमिटी कॉन्टैक्ट मेथड है, किस मेथड के अंतर्गत आता है। तो जब आपने सब डिटेल में पढ़ा होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे, है ना। तो जो प्रिपरेशन है अपने एग्जाम्स की, अच्छे से शुरू कर दीजिए और इन डेप्थ रीडिंग करिए, तभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये इतने सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं कि इंडिविजुअल मेथड्स में ये सब आते हैं। उसमें से कोई भी हमने आपको उठाकर दे दिया, टेलीफोन कॉल्स किस ग्रुप मेथड में आते हैं बताइए, ठीक है। तो ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड ये हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे कि ग्रुप मीटिंग्स क्या होती हैं, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड क्या होता है, और उसमें स्मॉल और लार्ज ग्रुप में जो है वो क्या डिफरेंस है उनके डायनामिक्स में। ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं इन डिटेल। अगर हम यूज को छोड़कर फॉर्म की बात करें तो फॉर्म के आधार पे भी हम तीन तरह का वर्गीकरण कर सकते हैं, तीन तरह का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, रिटन, स्पोकन और ऑब्जेक्ट विजुअल। तो जो हमारा रिटन है उसमें बुलेटिन्स, लीफलेट्स, फोल्डर्स, न्यूज आर्टिकल्स, पर्सनल लेटर्स, सर्कुलेटर्स, जिसमें भी लिखित जो भी हमारी चीज रहे तो वो रिटन कम्युनिकेशन एक्सटेंशन मेथड के अंदर आएगी। और स्पोकन में जनरल एंड स्पेशल मीटिंग्स, जैसे हम कोई ग्रुप मीटिंग ले रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, फार्म एंड होम विजिट्स, ऑफिशियल कॉल्स, टेलीफोन कॉल्स, रेडियो, ये सब स्पोकन में आएगा। ऑब्जेक्ट और विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशन हमने इसमें इसलिए लिखा है कि मान लीजिए कोई चीज हम करके प्रैक्टिकली दिखा भी रहे हैं तो वो लोग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, दोनों चीज हो रहा है, तो उसको ऑडियो विजुअल में डाल देंगे। और खाली अगर सिर्फ हम स्पीच के जरिए, यानी सिर्फ हम बोल रहे हैं और कोई चीज आप विजुअली नहीं देख रहे, सिर्फ सुनकर उसको जो है मैसेज को दे रहे, तो वो स्पोकन में आएगा। तो डिमॉन्स्ट्रेशन में जो प्लॉट्स हैं, यानी हम कोई चीज जब मान लीजिए उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करें, दिखाएं भी, और दोनों का इसमें सामंजस्य हो, विजुअल का भी और हियरिंग का भी, तब फिर ऑब्जेक्ट विजुअल या ऑडियो विजुअल एड्स में वो आएगा। तो मोशन पिक्चर्स है, मूवी चार्ट्स, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, मॉडल एग्जीबिशंस, ये सब जो है इस कैटेगरी में आएगा। तो ये तीन कैटेगरी हम फॉर्म के आधार पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ग्रुप मेथड पे कंसंट्रेट करेंगे और उसको डिस्कस करते हैं कि उसमें जो हमारी दो कैटेगरीज हैं उनको इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में जो पहला एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं तरीका है, वो है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, जैसे ग्रुप बैठा हुआ है, सामने पीपीटी चल रही है, हम कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड अ ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड। Definition: it is that form of discourse which occurs when two or more persons recognizing a common problem exchange and evaluate information and ideas in an effort to solve the problem. तो अगर हम डेफिनेशन पूछे कि ग्रुप डिस्कशन की क्या है या ग्रुप मेथड की क्या है, तो दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक, है ना, ग्रुप हमारा छोटा भी हो सकता है, 3-4 लोगों का ग्रुप हो सकता है। आप आपके बैच में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, आप 5 लोग हैं, तो आप 5 लोगों का एक ग्रुप, स्मॉल ग्रुप हो सकता है। तो दो या दो से अधिक लोग जब साथ में बैठकर विचार विमर्श करें, अपने आइडियाज एक्सचेंज करें और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आइडियाज हैं उनको आपस में साझा करें, जिसका एक एम हो कि जो भी समस्या है उसको हम सॉल्व कर सकें या उसके निराकरण पे, उसके सोल्यूशन तक पहुंच सकें। तो उस ध्येय से जब ये डिस्कशन हम करते हैं, आपस की जो आइडियाज हैं उनको एक्सचेंज करते हैं, तो उसे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। This effort may be directed towards a better understanding of the problem or towards the development of a problem of action
प्रोग्राम ऑफ एक्शन रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है ग्रुप डिस्कशन में हमारा सोल्यूशन हमें मिल जाए, हो सकता है ग्रुप डिस्कशन में पहले हम समस्या को अच्छे से समझने के लिए एक डिस्कशन करें, फिर क्या उसके सोल्यूशंस जो हैं या क्या मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं उसके लिए डिस्कशन करें, और फिर हम जो भी फाइनल कर रहे हैं तरीका उसके लिए डिस्कशन करें और फिर उसका हम क्रियान्वयन करें। तो डिस्कशन यूजुअली अकर्स इन अ फेस टू फेस और co-acting situation with the exchange being spoken, and when more than two people are involved it is usually occurs under the direction of a leader। और जब दो से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं तो जनरली हमें इस ग्रुप में एक लीडर की भी जरूरत पड़ती है जो सबके आइडियाज को सुनकर फिर एक जो रास्ता है या एक कॉमन चीज जो निकल कर आ रही है उसको सबके सामने रख सके। तो पर्पस क्या है इन ग्रुप डिस्कशंस का, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड का? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कोई समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, to motivate, to plan a program of action, to elect or select a person for a position, to entertain, to hear and discuss a report, to form attitude, to release tensions, to train individuals। तो ये सारे कारण से हम जनरली ग्रुप डिस्कशंस करते हैं। Procedure: understand and adopt the proper technique। The technique of problem solving group discussion consists of the following 6 steps based on the reflecting thinking pattern। अब ये जो हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है उसको हमें एक हम कह सकते हैं प्रॉपर टेक्निक के साथ एक तरीके से करना चाहिए तो ज्यादा हेल्पफुल हमारे लिए रहेगा। तो वो तरीका क्या है? स्टेप बाय स्टेप रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय सच अ ग्रुप। मान लीजिए ग्रुप मीटिंग हमने किया तो उस ग्रुप में सबसे पहले हम ये रिकॉग्नाइज करें, हम पता लगाएं कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स सिचुएशंस एंड डायग्नोसिस। फिर उस समस्या का हम जो है उसको परिभाषित करें, उसको डिफाइन करें और उसकी वो किस सिचुएशन में है और किस तरह से उसका जो है हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करें। लिस्टिंग एज मेनी सॉल्यूशंस एज पॉसिबल। फिर उस समस्या के जितने भी समाधान हो सकते हैं जो उस ग्रुप डिस्कशन के थ्रू सबके आइडियाज के थ्रू सामने आ रहे हैं उन सारे सॉल्यूशंस को हम एक जगह लिख लें। Critical thinking and testing of these hypotheses to find out the most appropriate and feasible solutions or solutions। तो अब ये जो हमने इतने सारे सोल्यूशन लिखे कि समस्या का समाधान हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, है ना। जब ग्रुप रहेगा तो विचारधाराएं भी अलग रहेंगी। हो सकता है किसी को कोई मेथड समझ में आए, किसी को कोई मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे। तो पहला काम हम ये करें कि सारे मेथड्स को लाइन से लिख डालें। फिर एक एक मेथड को हमें डिस्कस करना चाहिए कि उसका प्रोज कौन क्या होगा। उसको अगर हम करेंगे तो प्रैक्टिकली उसको करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है वो हमारे पास है कि नहीं, उससे हमें फायदा कितना होगा, कोई साइड इफेक्ट या नुकसान है तो उसको हम जॉट डाउन करें। तो ऐसे बैठकर पूरा ग्रुप जो है एक एक सोल्यूशन को, एक एक फिजिबल जो हमने डिस्कस करके तरीके निकाले प्रॉब्लम सॉल्विंग के, उसको डिस्कस करते हैं। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस ऑफ द सॉल्यूशंस और सॉल्यूशंस बाय द ग्रुप। और फिर एक एक जो हमने जॉट डाउन किए हैं मेथड्स टू रिजॉल्व दैट पोल्यूशन, उनको हम डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए अच्छा इसमें ये समस्या आएगी तो उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं, या हमें ओवरऑल वो सोल्यूशन ठीक लग रहा है कि हाँ ये हम अब कर सकते हैं, यहाँ के लिए अप्रोप्रिएट है, मटेरियल भी है, कोई ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं है, तो उसको हम एक्सेप्ट करके एक कॉर्नर में रख लेंगे। ठीक है, फिर इस तरह से मान लीजिए हमारे पास कुछ जो सोल्यूशंस हैं वो अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगे और कुछ निकल कर आएंगे कि 3-4 हमें या 2 बेहतर लग रहे हैं, सबसे ज्यादा बेहतर लग रहे हैं और हमारे लिए अप्रोप्रिएट भी है। फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे कि उसमें बेस्ट हमारे लिए क्या हो सकता है। लास्टली कंसिडरिंग हाउ टू पुट द एक्सेप्टेड सोल्यूशन इनटू प्रैक्टिस। उसके बाद जो सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया कि ये मेथड हम यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, उसको हम प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे इस पर डिस्कशन होना चाहिए, है ना। सी दैट वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स टेक्स अप द रोल ऑफ द डिस्कशन लीडर और चेयरमैन। और इस ग्रुप डिस्कशन को उसको क्रियान्वयन में लाने के लिए किसी एक को आगे बढ़कर एक लीडर की तरह, चेयरमैन की तरह उस डिस्कशन को आगे बढ़ाना होता है। Extension workers should avoid this role as far as possible because in such a case situation is likely to develop where the group listens and the chairman does all the talking। जनरली जो एक्सटेंशन वर्कर है यानी जो एक्टिवली फील्ड में काम कर रहा है उसको लीडरशिप रोल ना लेकर लिसन करना चाहिए, क्योंकि जनरली होता क्या है कि सब बैठकर सुनते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और जो चेयरमैन है, लीडर है, उसे काफी कुछ जो है कन्वर्सेशन करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो मे बी एक्सटेंशन वर्कर जिसे फील्ड में काम करना है उसे सुनकर एनालाइज कर अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाना चाहिए और ये रोल जो है बेहतर होगा अगर किसी और को दे दें। The size of a group should never exceed 30%। और ऐसा हम मानते हैं कि आइडियल जो साइज है
30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो क्या होगा, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन या ग्रुप को होल्ड कर पाना हमारे लिए टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एडवांटेज, इट इज अ डेमोक्रेटिक मेथड। इसके क्या फायदे हैं, आपको पता ही है डेमोक्रेटिक मेथड क्या होता है, जिसमें सबको इक्वल चांस मिले कि सब अपनी बात को रख सके, अपने पक्ष को रख सके, और सबकी बातों को सुनकर फिर हम एक कॉमन समाधान पर आते हैं, तो डेमोक्रेटिक अप्रोच होता है। इट अपील्स टू बी प्रैक्टिकल टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें प्रैक्टिकलिटी हम देखते हैं, सिर्फ थियोरेटिकल चीजें नहीं देखते। इट क्रिएट्स अ हाई डिग्री ऑफ इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट आता है इस मेथड से। द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप डिस्कशन लाइज in the fact that the discussions approach the problem with an open mind and suspended judgment in a spirit of inquiry. और सबसे अच्छी बात यह कि ग्रुप डिस्कशन में जब लोग अपने पुराने मिसकंसेप्शंस या जो भी थॉट प्रोसेस है उसको छोड़कर खुले दिमाग से बैठते हैं कि इस समस्या को डिस्कस करते हैं और देखते हैं हम किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इट इज अ कोऑपरेटिव एफर्ट एंड नॉट कॉम्बेटिव और परसुएसिव इन नेचर। तो ये जो एक तरीका है, इसमें हम देखते हैं कि ये कोऑपरेटिव तरीका है, सबके सहयोग से होता है। तो वो फीलिंग कि कोई इंडिविजुअल जो है वो डोमिनेट कर रहा है सब पे या अपने पर्सनल एजेंडे को ड्राइव कर रहा है, वो नहीं आती है, बल्कि एक सबके सहयोग से कोऑपरेटिव फीलिंग जो है एफर्ट की तरह वो दिखता है। Combined and cooperative thinking, pooling of wisdom of several persons is likely to be superior than one isolated individuals. और फिर हम ये मानते हैं कि जो सोच है, कोऑपरेटिव थिंकिंग है, उसका फायदा ये होता है कि कोई एक इंडिविजुअल की सोच पर आधारित नहीं होता, और ऑब्वियसली एक पर्सन की जगह अगर इतने सारे लोगों के का दिमाग उसमें लगेगा, उनका विजडम लगेगा, तो ज्यादा बेहतर चीज निकलकर सामने आएगी। A small group can think together on a problem in an informal fashion and work out solutions better and faster by using this method than by following rigid parliamentary procedures. अब ये कहते हैं, और ये जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं वो बहुत फॉर्मल तो हमने गठन किया नहीं है, उसमें बहुत रूल्स रेगुलेशन कि ऐसे करना है, ऐसे ही पेपर वर्क होगा, फिर बात आगे बढ़ेगी, वो नहीं होता। एक तरह से इनफॉर्मल डिस्कशन होता है, और जब हम इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं तो हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं और जल्दी से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए सभी कोशिश करते हैं और निकल भी आता है। अदरवाइज क्या होता है, फॉर्मल तरीकों में हम पेपर वर्क में और जो प्रोसेसिंग है वो इतनी लेंदी हो जाती है कि उसमें ही इंसान उलझ के रह जाता है और अच्छा खासा समय लग जाता है सोल्यूशंस तक पहुंचने के लिए। Develop group moral when a group discusses a question and then comes to a decision that is our decision for the group, and they will see that our decision is carried out, group action encouraged. तो एक moral यानी हमारा जो क्या कह सकते हैं जो पूरे ग्रुप का एक हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है, और वो हमें बढ़ाने का मौका मिलता है ग्रुप डिस्कशन से। सबको एक मोटिवेशन मिलता है, एक स्पिरिट मिलती है आगे उस चीज को वर्कआउट करने की। इट इज अ साइंटिफिक मेथड। ये एक तरह से साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि हम वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं, जिसमें हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी जो प्रॉब्लम सोल्यूशंस रख रहे हैं फिर उसको बैठकर उसका रोज कौन क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो सब बैठकर सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, फिर निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। तो वो एक साइंटिफिक तरीका होता है। पार्टिसिपेंट्स नीड नॉट बी गुड स्पीकर्स और डिबेटर। जो लोग हैं, अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई सिंगल पर्सन ओरेटर है, भाषण दे रहा है, तो उसमें बड़ा एक्सपर्ट रहेगा, तभी वो सामने माइक लेकर इतने लोगों के सामने बोल पाएगा, स्पीच दे पाएगा। पर जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें अच्छी बात ये है कि उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा स्पीकर या डिबेटर नहीं होना जरूरी है। सब एक इनफॉर्मल तरीके से जब बैठते हैं तो हर कोई बात अपने तरीके से, जिस भी भाषा में, जिस भी टोन में, जिस भी तरीके से रखना चाहता है वो रख पाता है, कंफर्टेबल होता है। उसे ये टेंशन नहीं होती कि हमें बड़ा कमांड हो लैंग्वेज पे, हम बहुत इन्फ्लुएंशियल बात बोलें, बल्कि अपनी बात को सिंपल तरीके से रखने की फ्रीडम होती है और हर कोई इससे वेलकम भी करता है, तो ज्यादा इजी होता है ना। जैसे आपसे हम कह दें कि चलिए वन बाय वन आप लोग जो है क्लास में प्रेजेंटेशन देंगे, सामने खड़े होंगे, बाकी लोग सुनेंगे, तो उसमें कई बच्चे हेजिटेट करते हैं कि हम बोलेंगे गलत ना बोल दें, और जो है स्टेज फियर उन्हें फील होता है। और वहीं अगर हम सबको गोले में बिठा दें और बोले चलिए ऐसे ही नॉर्मल बातचीत करते हैं ना, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो बच्चे उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इजिली आप लोग खुल जाते हैं, अपनी बात करने लगते हैं, अपना जो भी व्यूज हैं उनको रखने लगते हैं, तो वो चीज इसमें भी होती है।
Continued experience with such group discussions improves one's capacity for critical and analytical thinking. और लगातार इस तरह के डिस्कशन से व्यक्ति की जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है और किसी चीज को एनालाइज करने की पावर होती है, सोच होती है, वो उसमें बढ़ोतरी होती है, अच्छी बेहतर होती है। लिमिटेशंस, कमियां क्या है? Factions in village may hinder the successful use of this method. The ideal discussions with self discipline, open mind and suspended, देखिए जो चीजें हमने एडवांटेज की, अगर वो चीज ना हो पाए तो वही डिसएडवांटेज बन जाती है। ठीक है, तो अगर विलेजेस में हम फैक्शंस देख रहे हैं और हम जो है वो यूनिटी लैक कर रहे हैं, तो ग्रुप डिस्कशंस जो है वो कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से जो डिस्कशन के लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए और खुला खुला दिमाग होना चाहिए कि सबकी व्यूज को हम सुने, एक्सेप्ट करें, वो अगर लैकिंग है तो भी हमें उसमें दिक्कत दिखेगी। इट इज नॉट सुटेबल फॉर डीलिंग विद टॉपिक्स टू विच डिस्कशंस आर न्यू। मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में उस ग्रुप के जो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हैं, लोग हैं, उतना जानते ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है, तो फिर मतलब कुछ सोल्यूशन निष्कर्ष तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन लार्ज ग्रुप स्पेशली एंड इवन इन स्मॉल ग्रुप्स टू सम एक्सटेंट इट इज डिफिकल्ट टू अचीव ग्रुप होमोजेनिटी और कोहेशन। कई बार क्या होता है, चाहे वो स्मॉल ग्रुप हो या लार्ज ग्रुप में, तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हमें जो लोग हैं वो एक जैसे नहीं मिलते हैं ना, हमने डिस्कस किया था होमोजेनिटी का मतलब है एक जैसा होना, एक जैसा इन सेंस मान लीजिए एक जैसा एजुकेशन लेवल हो या मे बी हमारा कल्चर एक जैसा हो। तो जनरली इन ग्रुप्स में डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट थॉट प्रोसेस के, डिफरेंट एजुकेशन लेवल हो सकता है, तो बहुत वेरिएशन होते हैं, और जब वेरिएशंस होते हैं तो उनको जरा यूनाइट करना थोड़ा सा, या यूनाइटेडली डिसीजंस लेना वो टफ होता है। इट इज नॉट गुड मेथड फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्ट। इट इज फैक्ट्स का मतलब जिसमें हमारे सामने तथ्य हो, उन समस्याओं के लिए बहुत ग्रुप डिस्कशंस काम नहीं आते हैं। इट इज मोर ऑफ लाइक सोशल नेचर, जिसमें हमें सोसाइटी को जो है उन लोगों को इन्वॉल्व करके डिसीजंस लेने हो और बहुत फैक्ट बेस्ड ना हो, वो ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। इट इज नॉट सुटेबल फॉर टेकिंग डिसीजंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस और इमरजेंसी। और मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, क्राइसिस है, तो उसमें क्या हम ग्रुप मेथड यूज करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी का मतलब है हमको तुरंत डिसीजन लेना होगा। तो बैठकर ग्रुप डिस्कशन करना में भी इतना हमारे पास समय ना हो, वो हमारे थोड़ा स्लो प्रोसीजर लगेगा उस इमरजेंसी के हिसाब से। ड्यू टू इट्स इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल स्टाइल, द स्कोप फॉर ऑर्डरली और कोहेरेंट अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज इज लिमिटेड। हमने डिस्कस किया ही था कि थोड़ा सा इनफॉर्मल स्टाइल होता है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में आती है। ग्रुप मीटिंग्स अवॉइड यूज ऑफ टू मेनी टेक्निकल टर्म्स। ये कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान हमें ग्रुप मीटिंग्स में रखना चाहिए। एक तो हम टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग ना करें। ठीक है, मान लीजिए हम ऐसा टर्म बोल रहे हैं जिसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, तो वो टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग ना करके, मान लीजिए हम अभी नॉर्मल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और हम उनसे कह रहे हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स, तो मे बी हमारे होम साइंस के बच्चे तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, पर वो नहीं समझेंगे जो कॉमन बच्चे हैं। तो उनके लिए हम क्या है, हम BMI ना बोलकर हम ये बोलेंगे आपकी हाइट के अनुसार जो आपका वजन है वो सही है कि नहीं, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो एक हेल्थ इंडिकेटर है, तो उसको हम सिंप्लीफाई करके लैंग्वेज में बोलेंगे, ना कि वो टर्म का प्रयोग करेंगे। तो कई बार क्या होता है, मान लीजिए डेवलपमेंटल टास्क, विकासात्मक कार्य, आप सब उससे अवगत है ना, तो हमारे होम साइंस के बच्चे तो ये टर्म का प्रयोग हम उनसे कर सकते हैं, पर हम एक जनरल ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें उसको सिंप्लीफाई करके शब्दों में बताना होगा, ना कि वो टर्मिनोलॉजी को यूज करना होगा। तो टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग हम ना करें तो बेहतर है, अवॉइड करना चाहिए। इलस्ट्रेट द आइडियाज थ्रू विजुअल एड्स, और जो अपने आइडियाज हैं उनको अगर हम विजुअल एड्स यानी दिखाकर बता सके, समझा पाए, जैसे हमने देखा PPT का प्रयोग ऊपर हो रहा था, है ना, तो हमने ये पहले ही देख लिया था कोन ऑफ लर्निंग में कि कोई चीज हम सिर्फ दिखाएं, सिर्फ बोलें, या ऑडियो विजुअल एड्स दोनों का प्रयोग करें या प्रैक्टिकली करके दिखाएं, तो कैसे जो उसकी समझ है, उसका मेमोराइजेशन है, वो बढ़ता जाता है। तो विजुअल का यूज करेंगे तो और बेहतर रहेगा। बी कन्विंसिंग, अपनी बात को कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए वो एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपने के लिए, अपने अपने व्यूज के लिए लोगों को कन्विंस कर पाए। अवॉइड कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज, ऐसा कोई आप आइडिया मत डालिए जिसमें मान लीजिए जो एक पर्टिकुलर कल्चर समूह या उसके विपरीत हो, जिसपे लोग भड़क जाएं या उन्हें बिल्कुल समझ में ना आए।
तो ऐसा आइडिया या ऐसा हमें पक्ष रखना चाहिए जो हमें लगता है कि सब लोग उस पे सहमत हो जाएंगे या मेजॉरिटी जो है उसके लिए रेडी होगी। कोर्ट अथॉरिटी टू सपोर्ट द स्टेटमेंट्स। और जैसे मान लीजिए जो लीडर है, आपको अपनी कोई बात रखनी है तो उसमें वजन देने के लिए कि लोग उसको सुने और एक्सेप्ट करें, अथॉरिटीज का जो है उन्हें हमें कोट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए सब टीचर्स हैं, कोई एक जो है प्रोफेसर है जो सीनियर है, उनको उन्होंने कॉमन मीटिंग बुलाई है और कुछ वो दे रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, और उन्हें ये चाहिए कि सारे लोग सीरियसली उसको सुने और फॉलो करें, है ना। तो वो अपने स्टेटमेंट में कोट कर सकते हैं कि बीसी सर की आज्ञा से या बीसी सर ने ऐसा कहा है, इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं। तो अपनी अथॉरिटीज को कोट कर सकते हैं सपोर्ट अपने स्टेटमेंट्स को देने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर द हेट्रोजेनस नेचर ऑफ ऑडियंस। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वहां पे जो जनता बैठी, जो लोग बैठे हैं, वो आपस में भिन्न हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक जैसी विचारधारा के हों, एक जैसे धर्म के हों, एक जैसे कल्चर के हों। तो वो हेट्रोजेनस है, इसका हमें हमेशा ध्यान होना चाहिए। Identify all potential persons among the group and entrust him with the responsibility of leading the discussion. हर किसी व्यक्ति में जो विशेष बात है या उसका इन्वॉल्वमेंट हम इंश्योर करें, सबको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देके ग्रुप डिस्कशन को इनिशिएट करें, उनका इन्वॉल्वमेंट सुनिश्चित करें। इन्वॉल्व ऑल पीपल इन द डेलिब्रेशंस, जो भी हमारे डेलिब्रेशंस उसमें सबको इंक्लूड करें। At the end of discussion, chart out the action steps to be taken with the involvement of people. और एंड में जब हम सोल्यूशन डिसाइड करके एक्शन प्लान बनाते हैं, तो उसमें हम लोगों के नाम के साथ लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम उसको एक्शन स्टेप वाइज लेंगे। अब जो ग्रुप मेथड्स है उसमें जो नेक्स्ट है वो है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। मीनिंग, जैसे ये आपका ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। जो दूसरा ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड है उसे हम कहते हैं मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, यानी किसी चीज की जो का जो तरीका है उसको हम करके दिखाएं, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। मीटिंग, इट इज रिलेटिवली शॉर्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेटेड demonstration given before a group to show how to carry out entirely new practice or an old practice in a better way. तो जनरली हमें प्रैक्टिकली कोई प्रैक्टिस के बारे में बताना है तो उसे कैसे करना है वो हम सामने लिटरली करके दिखाते हैं, ठीक है। एक मॉक टेस्टिंग हो जाती है। मान लीजिए फार्मर्स को हम कुछ बता रहे हैं तो वो चीज हम प्रैक्टिकली उनको करके दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे करना है। तो दैट इज मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। आपके साथ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। Field trips. It is a method in which group of interested farmers accompanied and guided by the extension worker goes to a tour to see and gain first-hand knowledge of improved practices in their natural settings, whether on research farms, demonstration farms, institutions or farm fields. जनरली जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं, मान लीजिए उन्होंने कोई भी टेक्नोलॉजी या इनोवेटिव चीज जो भी डिस्कवर की है या पता की है, तो उसको वो फिर जो स्मॉल ट्रायल फील्ड्स होती हैं, छोटे फार्म्स होते हैं, वहां पे उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो हम जो किसानों का एक ग्रुप बनाकर उनको ग्रुप में उसका टूर कराने के लिए ले जा सकते हैं, ट्रिप पे ले जा सकते हैं कि देखिए इस चीज का ये इफेक्ट पड़ा है खेतों पे। तो उस ट्रायल फार्म को या वहां पे उसको विजिट करा के एक तरह से उस चीज को दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है सीइंग इज बिलीविंग। जो हम देखते हैं उस पर हम विश्वास करते हैं, तो उसको अपनी आंख से देख लेंगे तो शायद उन्हें ज्यादा भरोसा होगा और उसको अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे। इसके अलावा ग्रुप मेथड में आता है सर्कुलर लेटर, यानी कोई जो हमारी चिट्ठियां होती हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकती हैं, जो हम पूरे ग्रुप में सर्कुलेट कर देते हैं। तो ये हमारे ग्रुप मेथड्स हो गए। अब हम देखते हैं जो आज हमें डिस्कस करना था, स्मॉल ग्रुप और लार्ज ग्रुप मेथड्स इन पर्टिकुलर। So small group techniques are the means of methods used in group situation to bring about group contact. They are time-tested techniques like lectures, debates, forums, dialogues, symposium, brainstorming through which group actions may be accomplished. Lecture, it is normally used in formal situations. It requires thorough preparation on the part of the person who delivers the lecture. Dynamic characteristics of lecture method. तो स्मॉल ग्रुप के लिए एक जो मेथड यूज होता है लेक्चर मेथड, यानी जो हम भी यूज करते हैं क्लास में, आपको जब आकर टीचर्स लेक्चर देते हैं, तो स्मॉल ग्रुप का वो हो गया।
As an extremely formal technique, the lecture permits only one-way communication. तो जनरली लेक्चर्स में क्या होता है, जो ग्रुप है वो सुन रहा होता है और एक व्यक्ति जो है वो जिस भी चीज के बारे में नॉलेज अवेयरनेस जो है वो दे रहा होता है. तो इट अलाउज फॉर कंप्लीट एंड डिटेल कम्युनिकेशन विदाउट एनी इंटरप्शन. तो जनरली जो लेक्चर्स होते हैं वो प्लान्ड वे होते हैं, फॉर्मल तरीका होता है उसको डिलीवर करने का. और कंप्लीट डिटेल कम्युनिकेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या जो जिसपे हम लेक्चर दे रहे हैं वो कवर किया जाता है उस टॉक के द्वारा. इट अलाउज फॉर कंप्लीट एंड डिटेल कम्युनिकेशन विदाउट एनी इंटरप्शन, और बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं किया जाता. इट इज अ वेरी रैपिड मेथड ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप. एक फास्ट तरीका है किसी ग्रुप को कोई इंफॉर्मेशन देने का. कंट्रोल ऑफ ऑडियंस is rigid since it is entirely in the hands of the speaker. जो ऑडियंस है वो हमारी जो हम कह सकते हैं उस पर कंट्रोल जो है वो बहुत रिजिड रहता है, क्योंकि सारा जो पावर है वो स्पीकर के हाथ में रहता है जो लेक्चर दे रहा है. इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ ग्रुप इंटरैक्शन एंड हेंस calls of a high degree of competence from speakers and high level of audience cooperation. Since ये जो मेथड है इसमें हम देख रहे हैं कि जो स्पीकर है एक तो उसका वो बड़ा हम कह सकते हैं कम्पिटेंट होना चाहिए अपने उस एरिया में जिसमें वो लेक्चर दे रहा है, तभी लोग उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और पेशेंस रखेंगे. और दूसरा जो ऑडियंस है वो भी बड़ी कोऑपरेटिव होनी चाहिए, तब ये सक्सेसफुल होता है. Group members and leaders can put little control over content and approach. It is difficult to measure the effect of speech on the group in an objective way. इसलिए हमने कहा जैसे हम टीचिंग में लेक्चर मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कि टीचर आया उसने आपको लेक्चर दिया, स्टूडेंट्स भी बाउंड है, डिसिप्लिन्ड है, उन्होंने सुन लिया. पर जनरली हम गाँव में जाते हैं एक्सटेंशन वर्क के लिए, तो जरूरी नहीं है वहाँ पे ये मेथड बड़ा सक्सेसफुल हो. क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारी बात में जो ग्रुप है गाँव का उसे इंटरेस्ट आए नहीं आए, वो कोई बहुत बाउंड नहीं है हमारी बात को सुनने का या बहुत ओबीडियंट ना हो, तो वो हम फेस कर सकते हैं. पर फिर भी एक ये ग्रुप मेथड है तो उसको हमने डिस्कस कर लिया. हाउ टू ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, सिंपल सी चीजें हैं. सिंपोजियम, अब जो हमारे यहाँ सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सिंपोजियम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, सिंपोजियम इज अ ग्रुप ऑफ टॉक्स, स्पीचेस, लेक्चर्स presented by several individuals on various phases of a single subject problem. The identified problem must have effective components amendable for the sessions. The moderator often controls time and subject matter properly. Use the talk should not exceed 20 minutes and the total time should not exceed 1 hour. In a symposium, the audience may or may not participate. सिंपोजियम में क्या है, जैसे आप सेमिनार्स में देखते हैं ना, यूनिवर्सिटी में आपने कई सारे सेमिनार्स अटेंड किए, तो मान लीजिए जो भी समस्या है उस पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, और सबका जो है जो स्पैन है बहुत लंबा नहीं होना चाहिए. मान लीजिए 20 मिनट की टॉक है, तो अलग अलग जगहों से आए हुए एक्सपर्ट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक पे समस्या पे अपने विचार रखते हैं, अपना टॉक देते हैं, और उसमें एक व्यक्ति मॉडरेटर रहता है जो ऑडियंस और उनके बीच में मध्यस्थता करता है. तो वो स्पीच और अपना जो टॉक लेक्चर है वो बताने समझाने के बाद लोग चाहें तो कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, और उनके डाउट्स जो है मॉडरेटर ये सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग बैठे हैं वो बता दें और जितना हो वो चीज़ कवर हो जाए. पर ऑडियंस का कितना इन्वॉल्वमेंट होगा वो निर्भर करता है प्रोग्राम प्लानिंग पे. इस सिंपोजियम के कोई बहुत हम कह सकते हैं जरूरी नहीं है कि उसमें ऑडियंस को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए. तो ये भी एक ग्रुप मेथड है जिसके द्वारा जो है कम्युनिकेशन किया जाता है. मान लीजिए कोई बीमारी है ना, फसलों में जो बहुत आम परेशानी है, तो एक हम सिंपोजियम कर सकते हैं किसानों के साथ, जिसमें जो भी हमारे एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आकर उस पर अपना जो भी हम कह सकते हैं टॉक है वो दे सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं. और जितने भी लोग उस चीज़ से कंसर्न है कि वो बीमारी क्या होती है, मान लीजिए उन्होंने वो बताया, फिर उसके लिए क्या जो आप मेथडोलॉजी का प्रयोग कर सकते हो, फर्टिलाइजर से लेके जो उसके रेमेडीज हैं उसके बारे में एक लेक्चर हो गया. उसके बाद ये सब विभिन्न जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बता दिया, और फिर जो है हमने मौका दिया कि जो लोग हैं वो उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं. सिंपोजियम हैज अ मॉडरेटर चेयरमैन, ये हमने डिस्कस कर ही लिया था कि सिंपोजियम में कोई जो चेयरमैन होगा, मॉडरेटर होगा, वो मध्यस्थता करेगा स्पीकर्स और लोगों के बीच में.
Panel discussion, a group of speakers, usually 2 to 8 participants, are panelists in a supposedly informal conversation on the topic for the benefits of listeners, constitute the panel discussion. पैनल डिस्कशन थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ है वो छोटी होती है, 2 से 8 व्यक्ति होते हैं और उनका आपस में जो है किसी मुद्दे पे जो है ये एक तरह से इनफॉर्मल कमिटी डिस्कशन ओवरहेड बाय एन ऑडियंस। तो पैनल डिस्कशन में क्या है कि वो पैनल आपस में डिस्कशन करता है, बातचीत करता है और लोग बाहर से उसको सुन सकते हैं। उसमें लोगों का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। द फॉर्म ऑफ डिस्कशन इज कन्वर्सेशनल, नो स्पीचेस बाय मेंबर्स और बाय मॉडरेटर शुड बी परमिटेड। द लीडर हैज अ मॉडरेटर और चेयरमैन इंट्रोड्यूसेस द स्पीकर्स टू द ऑडियंस एंड एनकरेजेस लेस टॉकेटिव बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग इफेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये पैनल डिस्कशन हो गया। फोरम, question answers period. It is a discussion period that may allow any one of the above method of presentation. It consists of question period in which members of the audience may ask questions or make brief statements. हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस जो फोरम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, इसमें इन लेक्चर्स के बाद, इन सिम्पोजियम के जो भी टॉक्स हैं उसके बाद ही हम ये मौका देते हैं कि जो ऑडियंस है वो अपने क्वेश्चंस या जो भी डाउट्स हो उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं। Then we have buzz sessions, we have workshops, we have brainstorming. इन सबको रीड कर लीजिएगा, ये सब स्मॉल ग्रुप मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। रिवीजन है तो इनको आप एक बार रीड आउट कर लीजिए और अगर लगता है कि कोई ऐसा है कि मैम इसको फिर से डिस्कशन की जरूरत है तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही रोल प्लेइंग है। लर्नर्स इन्वॉल्व इन अ क्रिटिकल फैक्टर इन successful teaching. People learn more effectively not by being taught in conventional way but by participating more. तो जैसे जेंडर का पेपर हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करवाई कि उसमें हमने एक प्ले करा दिया कि आपको ये रोल प्ले करना है, ये रोल प्ले करना है। तो क्या होता है उस रोल प्लेइंग में जो हमारा ये कन्वेंशनल मेथड्स, इनको हम कन्वेंशनल मेथड्स क्यों कहते हैं क्योंकि आज की जो हम जनरेशन को देखते हैं या आप लोगों की बात करें ना, जो मिलेनियम जनरेशन है वो बहुत कन्वेंशनल मेथड से बोरिंग फील करती है टीचिंग को या मे बी उस जो ग्रुप डिस्कशन की हम बात कर रहे हैं उसको। तो उसको इनोवेटिव बनाने के लिए कई बार हम रोल प्लेइंग का प्रयोग कर सकते हैं कि इन नाटकों के माध्यम से हम अपना मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचा देते हैं और लोग उसको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल जेंडर की क्लास हो रही थी, उसमें एक प्रैक्टिकल कराया कि हमने एक लड़के को बुलाया और एक लड़की को बुलाया क्लास में। ठीक है, और लड़के पे की आंख पर हमने पट्टी बांध दी स्ट्रांगली और जो है एक रोप से जो है हाथ बांध दिया और लड़की को रोप पकड़ा दी और हमने कहा कि इसको जो है आप यूनिवर्सिटी के गेट तक लेकर जाइए। अभी देख तो सकते नहीं है, आपको इनकी हेल्प करनी है, इनका हाथ पकड़कर या रोप पकड़ के आप इनको जो है गाइड करिए, लेफ्ट चलना है, राइट चलना है और लेकर क्लासरूम से यूनिवर्सिटी गेट तक जाइए। और वो जो बच्ची है उस लड़की को लेकर जाती है। ऑब्वियसली समय लगेगा, 10 मिनट लगता है वहां जाने में, पहुंचने में। फिर हम वापस और मेरी पूरी क्लास को हम ऑब्जर्वेशन के लिए लेकर चलते हैं और वापस आकर हम पूछते हैं, जब पट्टी हटाते हैं तो हम लड़के से पूछते हैं कि कैसा लगा, कैसा फील हुआ। तो अब इसमें हर कोई अपने इमोशंस बताता है। तो मान लीजिए वो लड़का बोल रहा है कि बहुत बंधन लग रहा था कि कब मेरी आंख की पट्टी हटेगी। और आप कैसा फील कर रहे थे? मैं डिपेंडेंट फील कर रहा था, यानी अगर वो नहीं बताती राइट लेफ्ट तो मैं लड़ जाता किसी चीज से। तो आई वॉज फीलिंग डिपेंडेंट ऑन हर। हम लड़की से भी पूछते हैं आपको कैसा लग रहा था। लड़कियां अलग अलग जवाब देती हैं। कोई कहता है कि हमें बड़ा मजा आया, कि मतलब द पर्सन जो है हम उसको बता रहे हो जा रहा है। कोई ये फीलिंग बता सकता है कि बोझ लग रहा था, कब खत्म हो मैम ये एक्सरसाइज और भैया इनकी आंख खुले ही अपने से चल पाए, देख पाए। तो बेसिकली इस रोल प्लेइंग छोटी सी एक्सरसाइज से हमने जो मैसेज देना चाहा बाद में जब हम उनसे बात करते हैं बच्चों से कि औरत आदमी में जब हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है, हम लड़कियों को, औरतों को जब बांधते हैं कि बाहर का काम नहीं करोगी, बाहर जाओगी नहीं, पर्दे में रखते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। तो ऐसी फीलिंग लड़की फील करती है जैसा आप फील कर रहे थे जब आपको आंख बंद करके पट्टी बांध कर कोई गाइड करते हुए ले जा रहा था। तो इस चीज को समझाने के लिए बॉयज को कि हाउ द गर्ल्स फील व्हेन यू ट्राई टू कंट्रोल देम, हमने ये छोटा सा प्ले में भी करा दिया।
ये फील दिलाने के लिए। तो उस 2 मिनट में उस बच्चे को आंख बंद करके जाने में और कोई कह रहा है राइट चलो लेफ्ट चलो, उसको फॉलो करने में वो एहसास हम कराने की कोशिश कर देते हैं। तो रोल प्लेइंग ऐसे ही होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है रोल प्लेज हैं जिसके द्वारा हम जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचा देते हैं, और वो ज्यादा इंटरेस्टिंग वे है अपनी बात को कहने का, स्पेशली आज की जो मिलेनियम जनरेशन है उनके लिए। तो इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। तो ये सब हमारे ग्रुप मेथड्स हैं। आई थिंक ड्यूरेशन उसका क्लास का जो है मे बी ओवर हो जाए। अगर ओवर हो जाता है तो स्मॉल ग्रुप डिस्कशन और जो लार्ज ग्रुप डिस्कशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। सो टीचिंग मेथड्स सबको क्लियर है? अभी तक जो हमने जितना डिस्कशन किया उसमें किसी को कोई डाउट है तो वो आप पूछ लीजिए।